तो कहानी की शुरुआत आज से कई 100 साल बाद होती है, जब इंसानों ने धरती का इतना बुरा हाल कर दिया था कि अब वो रहने लायक नहीं बची थी। और ये हिसाब लगाया गया था कि आने वाले 70 साल के अंदर धरती तबाह हो जाएगी। इसलिए इंसानों ने आर्क-1 नाम की एक स्पेसशिप बनाई, जिसके अंदर कुछ लोगों को प्रोक्सिमा बी नाम के एक दूसरे प्लेनेट पर भेजा जा रहा था। शुरुआत में तो ये मिशन बिल्कुल सही चला, लेकिन कुछ समय बाद शिप में कुछ गड़बड़ी आ गई, जिस वजह से एक लोहे का बीम नीचे पड़े एक पॉड पर गिर गया, जिससे लेफ्टिनेंट शेरिन नाम की एक महिला सो रही थी। जैसे ही शेरिन की आंख खुली, उसने तुरंत हालात को समझते हुए अपने बाकी साथियों को उठाना शुरू कर दिया और साथ ही उसने इस हादसे के बारे में लेफ्टिनेंट स्पेंसर को भी बताया। इसके बाद वो दोनों सभी लोगों को बाहर निकालने में लग गए। सभी लोग फटाफट अपने अपने हेलमेट्स पहन रहे थे कि तभी ब्रेंट नाम के एक आदमी ने देखा कि एक लोहे का बीम कैप्टन के पॉड के ऊपर पड़ा हुआ था, जिस वजह से उन्हें उठाना मुश्किल था। इसलिए वो इस बीम को हटाने में लग गया। जब शेरन की नजर उस पर पड़ी तो उसने सबसे पहले ब्रेंट को उसका हेलमेट पहनाया, जिसके बाद वो ब्रेंट को वहां से बाहर ले गई, क्योंकि वो जानते थे कि वो लोग किसी भी हाल में अब कैप्टन को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। एक सेफ जगह पहुंचने के बाद सभी लोगों ने अपने हेलमेट उतार दिए। इसके बाद शेरन और स्पेंसर ने इस हादसे की खबर कमांडिंग ऑफिसर को देने का फैसला किया, लेकिन जब वो दोनों उसके कमरे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी स्पेसशिप का एक पूरा हिस्सा गायब हो चुका था। कमांडिंग ऑफिसर के लापता हो जाने के बाद शेरन ने यह जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर उठाने का फैसला किया। इसके बाद उसने सबसे पहले सभी लोगों की एक मीटिंग बुलाई। असल में उनकी स्पेसशिप आर्क-1 में एक अनजान दिक्कत आ गई थी, जिसके चलते उनका एक पूरा हिस्सा टूटकर अलग हो गया था। इसी वजह से वो सभी लोग तय किए गए समय से 1 साल पहले उठ गए थे। शेरन और उसके सभी साथी प्रोक्सिमा बी नाम के प्लेनेट पर जा रहे थे, लेकिन अब सीमित खाने और पानी की वजह से उन्हें हर एक चीज का ध्यान रखना होगा। हालांकि शेरन को भरोसा था कि वो लोग अपने मिशन में जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि वो धरती पर मौजूद लोगों की आखिरी उम्मीद थे। मीटिंग के बाद एग्रेशन नाम के एक लड़के ने शेरन को आइडिया दिया कि वो स्पेसशिप के अंदर सब्जियां उगा सकते हैं। शेरन को यह आइडिया बहुत पसंद आया और उसने तुरंत ही पावर को उस सेक्शन में भेजने का आदेश दे दिया। लेकिन जब स्पेंसर को इस बारे में पता चला तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसने शेरन को इतना बड़ा फैसला लेने से पहले उसके साथ एक बार डिस्कस करने के लिए कहा, क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वास्तव में फसल उगेगी या नहीं। स्पेंसर की ये पूरी बात सुनने के बाद शेरन ने सबसे पहले तो अपनी गलती के लिए माफी मांगी, लेकिन साथ ही उसने स्पेंसर को चेतावनी भी दी कि अगली बार सबके सामने बगावत करने से पहले 2 बार सोच लेना। इसके बाद इस चीज पर फैसला लेने के लिए एक बोर्ड मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी लोगों ने शेरन के प्लान के साथ जाने का फैसला किया। लेकिन तभी अचानक जहाज में ऑक्सीजन सप्लाई तेजी से गिरने लगी। इस दिक्कत को सही करने के लिए शिप के लाइफ सपोर्ट ऑफिसर जैस्पर को बुलाया गया, लेकिन जैस्पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए सभी क्रू मेंबर्स ने वापस अपने हेलमेट्स पहनने शुरू कर दिए। दूसरी ओर डेरोन बेलोर नाम का एक आदमी बिना हेलमेट के मेडिकल रूम में फंसा हुआ था, लेकिन तभी खुशकिस्मती से उसे एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया, जिसे पहनकर वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। उधर सिक्योरिटी हेड फेलिक्स ने आखिरकार जैस्पर को ढूंढ लिया और उसे डेक पर मदद करने के लिए ले आया। लेकिन इस दिक्कत को सही करने के बजाय जैस्पर ने एक ऐसा खुलासा किया जिससे सभी हैरान हो गए। जैस्पर के मुताबिक वो असली जैस्पर था ही नहीं, बल्कि वो कुछ ऑफिसर्स को पैसे खिलाकर इस मिशन पर आया था। असल में वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती के पास अब सिर्फ 70 साल ही बचे थे, लेकिन जैस्पर को इस बातों पर भरोसा नहीं था और उसे लगता था कि शायद धरती पहले ही खत्म हो जाएगी। इसलिए वो किसी भी हालत में इस मिशन का हिस्सा बनना चाहता था। यह सुनकर शेरन को बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत ही जैस्पर को अरेस्ट करने का आदेश दे दिया। इसके बाद उसने अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स को बुलाया ताकि वो मिलकर इस परेशानी से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सके। उधर बेलोन ने भी किसी तरह से दरवाजा खोलकर अपने साथ कई सारे लोगों की जान बचाई जो जल्द ही मरने वाले थे। अब एलिसिया नाम की एक लड़की मेन प्रॉब्लम को ढूंढने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ स्पेंसर और एक दूसरे आदमी को शिप के बाहर जाकर जांच करने का काम सौंपा गया। जब वो बाहर गए तो उन्हें एक बड़ी लीकेज मिली, जिसे ठीक करने के बाद सबकी जान खतरे से बाहर थी। एलिसिया के शानदार काम की वजह से उसे लाइफ सपोर्ट के चीफ के तौर पर प्रमोट कर दिया गया, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी 6 लोग मारे गए थे। थोड़ी देर बाद शेरन जैस्पर से मिलने गई, जहां उसने उसे कड़ी चेतावनी दी कि शायद उसे इस झूठ के बदले में मौत मिलनी चाहिए। लेकिन जैस्पर ने एक और चौंकाने वाली बात कही। वो कहती है, मैं अकेले नहीं हूँ जिसने झूठ बोलकर शिप पर एंट्री ली है, मुझ जैसे और भी कई लोग यहाँ पर हैं। ये सुनकर शेरन बिल्कुल हैरान रह गई। थोड़ी देर बाद जैस्पर की सजा तय करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें एक बार उसकी बात भी सुनने का फैसला लिया गया। लेकिन जब वो लोग उससे मिलने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किसी ने जैस्पर का गला काट कर उसे पहले ही मार डाला है। अब अगले दिन जब स्पेंसर और उसका साथी बाहर से शिप की मरम्मत कर रहे थे, तभी अचानक काफी सारा मलबा आकर उनसे टकरा गया, जिसमें स्पेंसर को तो सिर्फ थोड़ी चोट आई, लेकिन उसके साथी ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद जब स्पेंसर वापस आया तो उसे शिप में कई सारी शक भरी बातें सुनाई देने लगी, जैसे कि उनका 1 साल जल्दी उठना, कमांडिंग ऑफिसर का गायब हो जाना और अब जैस्पर का कत्ल। थोड़ी देर बाद स्पेंसर ने
डिपार्टमेंट हेड जेम्स के साथ शेरन के बारे में बात की कि कैसे शेरन ने उनके साथ ट्रेनिंग नहीं की थी और वो सीधा लॉन्च के दिन वहां पर आ गई थी। अब कमांडिंग ऑफिसर के गायब होने के बाद उसने खुद को कैप्टन घोषित करवा दिया था। उधर सिक्योरिटी हेड फेलिक्स को जैस्पर के कत्ल के इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि जैस्पर के कमरे में कौन गया और कौन निकला, ये सारा का सारा रिकॉर्ड गायब था। थोड़ी देर बाद अचानक एग्रेश के फॉर्म में एक पानी की पाइप फट गई, जिसके बाद उन लोगों के पास सिर्फ 3 दिन का पानी बचा था। इन सब के बाद जब एग्रेशन पानी साफ कर रहा था तभी उसकी नजर वहां पर मौजूद एक ब्लेड पर पड़ी और अब एग्रेशन और एलिसिया को ये लग रहा था कि शायद कातिल ने जैस्पर का गला काटने के बाद ये ब्लेड पानी की पाइप में डाल दिया था, जिसकी वजह से अब ये पाइप फट गई थी। इसलिए एग्रेशन उस ब्लेड को लेकर सीधा फेलिक्स के पास पहुंच गया। उधर ईवा की टीम लगातार ज्यादा से ज्यादा पानी बचाने की कोशिश में लगी हुई थी। अब अगले दिन जेम्स शिप की बाहर से जांच कर रहा होता है और स्पेंसर अंदर से उसे देख रहा था। अपनी जांच के दौरान जेम्स को शिप पर कुछ डायमंड जैसी दिखने वाली चीज मिली और जैसे ही उसने उस चीज को हाथ में लिया तो अचानक उसके ग्लव्स पिघलने लग गए और वो तुरंत अंदर की तरफ भागा, जहाँ डॉक्टर संजीवनी ने उसकी मरहम पट्टी करवा दी। उधर ईवा इस बात से परेशान थे कि वाटर टैंक्स जरूरी प्रेशर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तभी ईवा ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाकर सभी को बताया कि अब उनके पास सिर्फ 4 ही दिन का पानी बचा है और अगर सभी ने थोड़ा थोड़ा भी पिया तो ये भी 8 से 10 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा। इस खबर के बाद सभी लोग काफी ज्यादा डर गए। अब उन्हें कुछ भी करके पानी का इंतजाम करना था। खुशकिस्मती से उन्हें जल्दी अंतरिक्ष में एक ऐसा कॉमेट मिल गया जिसके अंदर काफी सारा पानी मौजूद था और अब उन्हें कुछ भी करके इस कॉमेट से सारा पानी निकालना था। इसके बाद जेम्स को उस कॉमेट पर सही तरीके से लैंड करके पानी निकालने का काम दिया गया और इसमें ईवा इस पूरे मिशन को मॉनिटर करने वाली थी। उन दोनों का ये मिशन कामयाब भी रहा, जिसके बाद जेम्स को शिप पर काफी शाबाशी मिली। पानी की समस्या हल होने के बाद सभी लोग काफी रिलैक्स थे, लेकिन उसी रात स्पेंसर को एक अनजान मैसेज आया जिसमें स्पेंसर के सामान का पता लिखा हुआ था। उसी मैसेज की बदौलत स्पेंसर को एक मेमोरी ड्राइव मिली जिसमें एक वीडियो मौजूद थी। उस वीडियो में जैस्पर एक बार में शेरन को रिकॉर्ड कर रहा था जिसमें वो एक बाइकर को बेरहमी से पीट रही थी और अंत में उसने उसे मार ही डाला गला काटकर। ये देखकर स्पेंसर काफी हैरान था और उसने तुरंत ही फेलिक्स को इस बारे में बताया, जिसके बाद शेरन को जैस्पर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन इस वीडियो के बावजूद भी शेरन का कहना था कि वीडियो में दिख रही लड़की वो है ही नहीं बल्कि एआई ने ये वीडियो बनाई है। उधर एग्रेश परेशान था क्योंकि बिना किसी वजह के उसकी सब्जियां खराब हो रही थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता जेम्स ने उसे अपने पिघले हुए ग्लव्स की जांच करने के लिए बुला लिया। उधर फेलिक्स वीडियो को लेकर शेरन से तहकीकात कर रहा था जिसमें शेरन का कहना था कि वो इस वीडियो का हिस्सा हो ही नहीं सकती क्योंकि उस वक्त वो आगमन को लेकर चल रही मीटिंग में थी। लेकिन फेलिक्स उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे पा रहा था और उसे जगह जगह पर अलग अलग चीजें दिख रही थी। असल में यह दिक्कत सिर्फ फेलिक्स को नहीं बल्कि सभी क्रू मेंबर्स को हो रही थी। कुछ ही देर बाद फेलिक्स एक बार फिर से होश में आया और उसने दोबारा से शेरन से सवाल जवाब शुरू कर दिए, जिसमें शेरन ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने फेलिक्स के होश उड़ा दिए। असल में शेरन और उसकी जुड़वा बहन डेनिस का जन्म लैब में एक खास एक्सपेरिमेंट के दौरान हुआ था। उन दोनों को ही खास तौर पर स्पेस में रहने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन जल्द ही उसकी बहन डेनिस को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आने लगा और वो अक्सर लोगों को मारने लगी। अब एक दिन उसने वीडियो में मौजूद उस आदमी का कत्ल कर दिया। इसी वजह से शेरन को बाकी लोगों के साथ ट्रेनिंग नहीं दिया गया था। उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद फेलिक्स को उस पर भरोसा हो गया और उसने शेरन को एक बार फिर आजाद कर दिया। इसके बाद लोगों को जो अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही थी उनके बारे में एक मीटिंग हुई, लेकिन जब मीटिंग में स्पेंसर ने शेरन को देखा तो वो काफी गुस्सा हो गया। उसे तब और ज्यादा गुस्सा आया जब फेलिक्स ने शेरन को आजाद करने की वजह बताने से मना कर दिया। अब मीटिंग के दौरान एग्रेश ने डॉक्टर संजीवनी को बताया कि ये सब जो हो रहा है इसके पीछे उस पानी का हाथ हो सकता है जो उन्होंने उस कॉमेट से निकाला था। लेकिन ये बात बताते ही एग्रेशन अचानक से बेहोश हो गया। उसके बाद सुनते ही डॉक्टर संजीवनी ने तुरंत ब्लड प्रेशर सैंपल्स की जांच की और उसे पता चला कि कॉमेट के पानी में एक ऐसी चीज मौजूद थी जिससे LSD जैसा नशा होता है और इसी के चलते सभी को भ्रम हो रहे थे। ये खबर मिलते ही शेरन तुरंत संजीवनी के पास आई और उसने बताया कि वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्लोन है। लेकिन उसे ये बात जानकर हैरानी हुई कि संजीवनी को इस बारे में पहले से पता था। शेरन का कहना था कि कॉमेट का पानी पीने के बावजूद भी उसे कोई दिक्कत नहीं हुई और इसीलिए उसे लगता है कि शायद उसके खून से वो एंटीडोट बना सकते हैं। इस चीज को टेस्ट करने के लिए संजीवनी ने तुरंत कुछ टेस्ट करवाने शुरू कर दिए और जल्द ही ये बात कंफर्म हो गई कि वो शेरन के खून से एंटीडोट बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो अपना काम पूरा कर पाती, संजीवनी अचानक जमीन पर गिर गई और इसीलिए इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी एलिसिया को दी गई, जिसने तुरंत ही अपना काम शुरू भी कर दिया। एलिसिया ने बड़ी समझदारी से एंटीडोट को मल्टीप्लाई करके सीधा पानी के सप्लाई में डाल दिया ताकि वो लोग इस एंटीडोट को तेजी से सभी क्रू मेंबर्स तक पहुंचा सके। जल्दी सभी क्रू मेंबर्स ठीक भी हो गए, लेकिन एलिसिया ने वो पानी सबसे आखिर में पिया क्योंकि उसे भ्रम की वजह से अपनी माँ दिखाई दे रही थी जिनसे वो मन बहलाने के लिए हर बात कर लेती थी। उधर एंगस जेम्स के जलते हुए ग्लव्स की जांच कर रहा था, जिस दौरान उसे जेम्स के ग्लव्स पर एक ऐसा मटेरियल मिला जिसके बारे में इंसान जानते ही नहीं थे। इसलिए एंगस को लग रहा था
कहा कि शायद किसी ने इस मटेरियल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है और उसके मुताबिक शायद इसी की वजह से वो सबसे पहली गड़बड़ी हुई, जिसके चलते सभी लोग समय से पहले ही उठ गए। अब कुछ देर बाद स्पेंसर ने संजीवनी को आराम करने भेज दिया और मौका मिलते ही वो खुद डेटाबेस की जांच करने में लग गया, जहां उसे शेरन के क्लोन होने के बारे में पता चला। अब ये जानकारी मिलते ही उसने शेरन पर अपनी असलियत छुपाने का आरोप लगाना शुरू कर दिया और उसका मानना था कि क्लोन होने की वजह से शेरन स्पेसशिप की कैप्टन बन नहीं सकती, क्योंकि इतनी सारी जिंदगियों की जिम्मेदारी क्लोन के हाथ में देना तो बेवकूफी थी। शेरन ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन स्पेंसर इस मुद्दे को काउंसिल के पास ले गया। उसने अपनी बात को साबित करने के लिए शेरन की बहन डेनिस की वीडियो का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद भी उसके अलावा काउंसिल का हर एक मेंबर शेरन के ही समर्थन में था। उन सभी का मानना था कि शेरन ने कई बार अपनी काबिलियत को साबित किया और इसके बाद शेरन को स्पेसशिप का आधिकारिक कैप्टन घोषित कर दिया गया। ये जिम्मेदारी मिलते ही शेरन ने बिना समय बर्बाद किए सभी को उनका काम देना शुरू कर दिया। उधर इंजन रूम में ईवा और उसका असिस्टेंट ग्रेगर लगातार स्पेसशिप की स्पीड को बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए थे। इसके लिए वो एक ओवर एक्टिव फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस पर ग्रेगर ने ईवा को फ्यूल की ओवरहीटिंग के बारे में सावधान भी किया। इसके बावजूद भी ईवा ने इसी रास्ते का इस्तेमाल करने का फैसला किया और ग्रेगर को इंजन का ध्यान रखते हुए किसी भी इमरजेंसी में पास मौजूद लीवर खींचने को कहा, जिसके बाद वो खुद किसी काम से बाहर चली गई। ईवा के इंजन रूम से निकलने के कुछ ही देर बाद चारों तरफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन फैल गई। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि ग्रेगर उस लीवर को खींचने से पहले ही रेडिएशन की चपेट में आ गया। कुछ ही देर बाद जेम्स का ध्यान स्पेसशिप की गिरती हुई रफ्तार पर पड़ा और जब उसने शेरन को यह बात बताई तो उन दोनों का ही शक फ्यूल टैंक ब्लास्ट की तरफ गया। अपने शक को दूर करने के लिए जब उन्होंने ग्रेगर को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने ईवा को तुरंत इंजन रूम में जाने को कहा। लेकिन जब ईवा इंजन रूम में पहुंची तो उसने देखा कि रेडिएशन की वजह से इंजन रूम के दरवाजे ऑटोमेटिकली लॉक हो चुके थे। ये देखती ईवा बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने तुरंत ये जानकारी शेरन को दे दी, जिसके बाद सभी क्रू मेंबर्स रेडिएशन को न्यूट्रलाइज करने का तरीका ढूंढने में लग गए। उधर जैस्पर के खून की इन्वेस्टिगेशन के दौरान फेलिक्स को पता चला कि एलिसिया के टैबलेट से स्पेंसर को एक खुफिया मैसेज भेजा गया था, जिसमें जैस्पर के मेमोरी कार्ड की जानकारी थी। जब एलिसिया से इस बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि उसका टैबलेट कुछ देर के लिए बेलोर के पास था। ये जानकारी मिलते ही फेलिक्स बेलोर से पूछताछ करने के लिए गया, लेकिन जैसे ही बेलोर को पकड़े जाने का एहसास हुआ तो उसने भागना शुरू कर दिया। आखिरकार फेलिक्स ने उसे दबोच लिया, जिसके बाद फेलिक्स, जेम्स और स्पेंसर उसे पूछताछ के लिए ले गए। बेलोर ने कबूल कर लिया कि उसी ने जैस्पर का खून किया था। उसने जैस्पर को इसलिए मारा क्योंकि वो भी घूस देकर यहाँ पर आया था और वो नहीं चाहता था कि जैस्पर उसके बारे में सबको बता दे। उधर ईवा की टीम एक अलग ही मुसीबत में थी। असल में टीम के कुछ मेंबर्स ऑटोलॉक की वजह से रेडियो एक्टिव जोन में ही फंस गए थे और बढ़ती रेडिएशन की वजह से उन सब की जान खतरे में थी। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि कोई इंसान इंजन रूम में जाकर उस लीवर को नीचे करके इंजन को बंद कर दे, लेकिन जो अंदर जाएगा उसकी जान जाना तय था। इसलिए शेरन ने सभी क्रू मेंबर से पूछा कि क्या कोई अपनी इच्छा से ये काम करना चाहेगा, पर कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। इसलिए शेरन ने ये काम खुद करने का फैसला किया, लेकिन लोग अपने कैप्टन को खोना नहीं चाहते थे। इस बात पर चर्चा चली रही थी कि तभी स्पेंसर बेलोर से मिलने के लिए गया। स्पेंसर ने बेलोर को पूरी बात बताई कि अगर इस समस्या को जल्दी से जल्दी ठीक नहीं किया गया तो कोई बचेगा नहीं। वो कहता है कि अगर उनका मिशन पूरा नहीं हुआ तो इंसानियत का खात्मा तय है। ये सुनकर बेलोर ने फैसला किया कि अब तक की जिंदगी उसने सिर्फ अपने लिए जी थी, लेकिन अब वो अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए अंदर जाने को तैयार हो गया। बेलोर ने बिना समय गवाए अपना प्रोटेक्टिव सूट पहना और रेडियो एक्टिव रूम के अंदर घुस गया। अंदर का माहौल बेहद खतरनाक था। चारों तरफ धुआं फैला हुआ था और जमीन पर कई लाशें पड़ी हुई थी। बेलोर ने इन सबको नजरअंदाज करते हुए अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ने का फैसला किया। जब वो मेन इंजन रूम के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां का दरवाजा पूरी तरह ऑटो लॉक हो गया था, क्योंकि उसी कमरे से सबसे ज्यादा रेडिएशन निकल रही थी। बेलोर जानता था कि ये दरवाजा खोलना आसान नहीं होगा, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसने धीरे धीरे अपने ग्लव से कंट्रोल पैनल को खोलने की कोशिश की, लेकिन पैनल इतनी गर्मी के कारण पिघलना शुरू हो गया था। बेलोर ने अपने सूट के टूल्स का इस्तेमाल करके किसी तरह लॉक खोल दिया और जैसे ही दरवाजा खुला अंदर से बेहद तेज रेडिएशन बाहर निकली। बेलोर ने बिना समय गवाए अंदर जाकर कंट्रोल लीवर की तरफ जाना शुरू कर दिया। उसकी सांसें तेज हो रही थी और शरीर पर रेडिएशन का असर महसूस होने लगा था, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला और किसी तरह कंट्रोल लीवर तक पहुंच गया। जैसे ही उसने लीवर को नीचे खींचा, इंजन की रेडिएशन धीरे धीरे कम होने लगी और जहाज का तापमान नॉर्मल होता चला गया। बाहर खड़े क्रू मेंबर्स को यह देखकर राहत मिली कि इंजन सिस्टम अब स्टेबल हो चुका है, लेकिन बेलोर की हालत बेहद गंभीर थी। उसने अपना आखिरी प्रयास करके जहाज के संचार तंत्र को एक्टिव किया और अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, मुझे माफ करना, लेकिन अब मैंने अपनी गलती सुधार दी।
इसके बाद रेडिएशन के प्रभाव से उसका शरीर धीरे धीरे निष्क्रिय हो गया। बेलोर की बहादुरी ने पूरे जहाज को बचा लिया, लेकिन उसकी मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया। शैरन, फेलिक्स और स्पेंसर और बाकी क्रू मेंबर्स ने उसकी कुर्बानी को सम्मान दिया। अब जहाज एक बार फिर नॉर्मल हो चुका था, लेकिन सभी को इस बात का एहसास हो गया था कि ये मिशन जितना आसान समझा गया था उतना है नहीं। शैरन ने आदेश दिया कि बेलोर के शरीर को सम्मान पूर्वक शिप में संरक्षित किया जाए ताकि उसकी कुर्बानी को हमेशा याद किया जा सके। इसी बीच स्पेंसर ने जहाज के डेटा को फिर से स्कैन करना शुरू कर दिया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई और तकनीकी समस्या तो नहीं बची है। जब उसने इंजन सिस्टम का विश्लेषण किया तो उसे एक और चौंकाने वाली बात पता चली। इंजन सिस्टम में एक अज्ञात कोड दर्ज किया गया था जो किसी ने लैंडिंग के कुछ समय पहले डाला था। इसका मतलब था कि बेलोर के बलिदान के बावजूद अभी भी कोई इंसान जहाज के सिस्टम से छेड़छाड़ कर रहा था। अब ये सवाल फिर से उठ गया था कि क्या विंसेंट अकेला गद्दार था या कोई और भी था जो सबके पीछे छिपा था। स्पेंसर ने बिना समय गवाए शैरन को इंजन सिस्टम में मिले अज्ञात कोड के बारे में बताया। ये कोड लैंडिंग से कुछ समय पहले ही दर्ज किया गया था, जिसका मतलब था कि जहाज में अभी भी कोई और ऐसा इंसान है जो उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है और मिशन को विफल करने की पूरी कोशिश कर रहा है। शैरन को इस जानकारी से गहरा झटका लगा। उसने तुरंत फेलिक्स और एलिशिया को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वो जहाज के लॉग्स को फिर से स्कैन करें ताकि ये पता लगा जा सके कि ये कोड किसने डाला था। फेलिक्स ने सिक्योरिटी लॉग्स की जांच की और पाया कि लैंडिंग से पहले इंजीनियरिंग सेक्शन में किसी ने गुप्त रूप से एक्सेस कर लिया था। ये एक्सेस किसी अनजान आईडी से किया गया था जिसे जहाज के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं होना चाहिए था। ये साफ हो चुका था कि जहाज में कोई ऐसा इंसान मौजूद था जिसकी असली पहचान अब तक किसी को पता नहीं है। शैरन ने पूरी क्रू टीम को अलर्ट कर दिया और सभी क्रू मेंबर्स को जहाज के मेन हॉल में बुलाने का आदेश दिया।